हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है, जिसको हम या तो दूसरा नाम बोलते हैं मोंटेगो कमिन्स रिफॉर्म्स, ठीक है ना। तो हम ये एक्ट जिस तरह हमने बाकी एक्ट्स का अप्रोच जो रखा है वही सेम इस एक्ट का भी अप्रोच रहेगा, ठीक है ना। तो हम पहले देखेंगे कि एक्ट आया क्यों, आया कहाँ से, क्या ज़रूरत पड़ी इसके आने की, वो सारी चीज़ें हम पहले डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं पहले इसके बैकग्राउंड से। तो मैं बताना चाहूँगा आपको कुछ इवेंट्स, लाइक अगर 1919 की हम बात करें, 1919 से पहले क्या क्या हुआ था, ठीक ना, वो हम देख लेंगे। और ये एक्ट आने की क्या मजबूरी, क्या ज़रूरत पड़ी थी। देखो 1919 से पहले अगर हम कुछ साल जाएंगे, 1917 में अगर मैं बात करूंगा, 1917 में मोंटेगो डिक्लेरेशन आई थी, ठीक है। मोंटेगो डिक्लेरेशन क्या थी? मोंटेगो डिक्लेरेशन थी रियलाइजेशन ऑफ रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। मैं समझाऊंगा अभी। रियलाइजेशन ऑफ रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, ठीक है ना, इन इंडिया। अब इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो चाहती थी कि इंडिया में अब एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बने। अब आप बताएंगे कि रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट क्या होती है। देखो भाई, अभी तक क्या हो रहा था, जो अभी हमारी गवर्नमेंट थी ना, वॉइस राय होता हुआ करता था और एग्जीक्यूटिव्स हुए करते थे। उसके बाद अगर लॉ मेकिंग की बात करेंगे, यहाँ पे कुछ एडिशनल मेंबर्स हुआ करते थे। वो सारी स्टोरीज आपने पीछे पढ़ी होंगी। तो और उसमें इंडियंस आते थे, लेकिन वो सारा ब्रिटिश का ही था। देखो वॉइस राय अगर था वो ब्रिटिश का था, उसमें जो मेंबर्स थे, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मेंबर्स थे, वो सारे ब्रिटिश के थे। तो उनको कोई जवाब लेने पे नहीं था, ठीक है ना। अब रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो है ना, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, मोंटेगो जो हमारे थे उनने बताया उस टाइम पे कि डिक्लेयर किया 1970, या जिसको हम इसको हम अगस्त डिक्लेरेशन भी बोलते हैं, क्योंकि अगस्त में हुआ था, इसको हम अगस्त डिक्लेरेशन बोलते हैं। बोला क्या गया था कि इंडिया में अब रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाई जाएगी। अब रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती क्या है कि वो गवर्नमेंट जिसको जो रेस्पॉन्सिबल रहेगी। रेस्पॉन्सिबल व्हाट आई मीन कि आई डोंट नो हाउ टू ऑटो फोकस क्यों हो रहा है। रेस्पॉन्सिबल आई डू मीन कि मतलब अगर मैं कोई गवर्नमेंट बना रहा हूँ जो लोग चुनेंगे। रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मतलब जो लोग चुनेंगे, इलेक्टेड गवर्नमेंट, ठीक है ना। इलेक्टेड गवर्नमेंट बनाई जाएगी लोगों के द्वारा। लोग गवर्नमेंट चुनेंगे और लोग डिसाइड करेंगे कि वो गवर्नमेंट कब तक पावर में रहेगी, उसको हम रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बोलते हैं। ये डिक्लेरेशन किसने दी थी? मोंटेगो ने। कब दी थी? 1917 में, तभी इसको बोलते हैं मोंटेगो डिक्लेरेशन। या कब दी थी? अगस्त में, तो उसको हम बोलते हैं अगस्त डिक्लेरेशन। एग्जैक्ट डेट है 17 अगस्त। 17 अगस्त में एक डिक्लेरेशन आई थी जिसको हम बोलते हैं मोंटेगो डिक्लेरेशन। तो आई होप कि आपको ये मोंटेगो डिक्लेरेशन समझ आ गया होगा। और उससे पहले ये गया एक इवेंट, 1919 से पहले एक इवेंट ये हो गया। दूसरा इवेंट मैं अगर बात करूं वर्ल्ड वार की, अगर देखिए हम वर्ल्ड वार फर्स्ट की बात करेंगे ना, 1914 से 1918 तक हमारा वर्ल्ड वार चला। इसके दौरान 1914 1918 के दौरान जो इंडिया है, इंडिया ने किसको सपोर्ट किया? ओब्वियसली इंडिया ने सपोर्ट किया ब्रिटिश को, ठीक है ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट किया। और क्यों सपोर्ट किया? क्योंकि इंडिया इन रिटर्न रिटर्न चाहती थी कि जो इंडियंस की डिमांड है वो ब्रिटिश फुलफिल करे, ठीक है ना। इंडियंस इंडियंस ने जब वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ 1914 में, जब वर्ल्ड वार फर्स्ट स्टार्ट हो गया, तो तब क्या हुआ कि इंडिया ने सपोर्ट किया ब्रिटिश को, ठीक है ना। क्यों सपोर्ट किया? क्योंकि इंडियंस इंडियंस ने ऐसा सोचा कि अगर हम सपोर्ट करेंगे अभी ब्रिटिश को, तो वो हमें इन रिटर्न हमारी डिमांड्स फुलफिल करेंगे। जो भी उनके डिमांड्स रहेंगे वो फुलफिल करेंगे। कौन फुलफिल करेगा? ब्रिटिश गवर्नमेंट करेगा। किसकी डिमांड फुलफिल करेगा? इंडिया की करेगा, ठीक है ना। अब आगे मसला क्या होता है? अब आप बताएंगे कि मसला क्या है, ये डिमांड्स क्या है। डिमांड्स क्या थी? देखो अगर मैं बात करूंगा 1916 में, डिमांड्स में बताऊंगा कि इंडिया की डिमांड्स क्या थी जो इंडियन चाहते थे कि वो फुलफिल हो जाए। तो अगर मैं उसके लिए मैं 1916 में अगर मैं जाऊं, 1916 में क्या हुआ था कि हमारा ज्वाइंट सेशन हो गया था। देखो आईएनसी का भी सेशन होता था, मीटिंग्स, लाइक मीटिंग्स, सेशन ऑफ मीटिंग्स मान के चलिए। आईएनसी की भी मीटिंग्स हुआ करती थी, मुस्लिम लीग की भी मीटिंग्स हुआ करती थी, ठीक है ना। अब ये अलग अलग हुआ करती थी। आईएनसी अलग मीटिंग्स करता था, मुस्लिम लीग अलग मीटिंग्स करता था। लाइक मुस्लिम लीग का मेन क्या था? वो मुस्लिम्स को फेवर करते थे। लाइक आपने पिछले वाली वीडियो में देखा कि लाइक जब हमने इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 पढ़ा, तो तब मुस्लिम्स क्या डिमांड कर रहे थे? मुस्लिम डिमांड कर रहे थे सेपरेट इलेक्टोरेट। किन के लिए? मुस्लिम्स के लिए। तो मुस्लिम लीग का मेन फोकस जो था वो मुस्लिम मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ ही था। और आईएनसी क्या बोल रही थी? ये मतलब क्लेम कर रही थी कि ये ऑल ओवर इंडिया लोगों के लिए बात कर रहे हैं, उनके बिहाफ पे बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब मुझे उसमें ज्यादा नहीं जाना है। अब मुझे ये बात करनी है कि 1916 में एक ज्वाइंट सेशन हुआ। क्या हुआ? ज्वाइंट सेशन किसका? आईएनसी का और मुस्लिम लीग का, दोनों का एक ज्वाइंट सेशन हुआ। एक ज्वाइंट मीटिंग हो गई। उसमें क्या बताया गया? इसमें कुछ कॉमन गोल्स बताए गए। क्या बताए गए? कॉमन गोल्स। कॉमन गोल सेट किए गए कि हमें क्या चाहिए, हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट से क्या चाहिए। और उसमें से ही हमारा लखनऊ पैक्ट आता है।
क्या आता है सर? लखनऊ पैक्ट। ठीक है ना, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो 1916 में इंडिया आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग एक ज्वाइंट सेशन करता है, जिसमें वो डिसाइड करते हैं कि हमें क्या डिमांड्स रखने हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने, क्योंकि 1914 के वार में, 1914 जिसमें वर्ल्ड वार फर्स्ट, जस्ट अ सेकेंड, आई एम सॉरी, कॉल आ गया था। तो मैं क्या बता रहा है कि 1916 में क्या हुआ कि एक ज्वाइंट सेशन हुआ इंडिया नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग के बीच में, और उन्होंने कुछ कॉमन गोल्स डिसाइड किए कि हमें ब्रिटिश से क्या चाहिए, और उन कॉमन गोल्स में से एक आता है हमारा लखनऊ पैक्ट साइन हुआ। ठीक है ना, उसी दौरान हमारा लखनऊ पैक्ट भी साइन हुआ। अब कॉमन गोल्स ये डिमांड क्यों कर रहे थे? डिमांड इस बेसिस पे कर रही थी कि यहां पे मैंने आपको बताया कि इंडिया किसको सपोर्ट कर रही थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट को। क्यों कर रही थी सपोर्ट? क्योंकि वो अपने डिमांड्स फुलफिल कराना चाहते थे, और डिमांड्स क्या थे? जो कि हमारे लखनऊ पैक्ट में साइन हुए थे। किसके बीच में? इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग के बीच में। ठीक है ना, मैं इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, अब डिमांड्स क्या क्या थे वो हम आगे देख लेंगे, अभी मैं डिमांड्स टच नहीं कर रहा। ठीक है ना, तो अभी मैंने क्या बताया, एक तो मैंने 1917 का बताया कि रियलाइजेशन ऑफ रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, ये भी आप याद रखिएगा। तो आगे हम बढ़ते हैं, मेरे ख्याल से हमें आगे बढ़ना चाहिए। और आगे क्या हुआ फिर आपको पता होगा, 1918 में वर्ल्ड वार एंड हो गया। 1918 में जब वर्ल्ड वार एंड हो गया तो अब क्या हुआ? वर्ल्ड वार एंड हो गया तो इंडिया आईएनसी एंड मुस्लिम लीग ने डिमांड करना स्टार्ट की कि हमारी डिमांड्स फुलफिल करो। तो उनकी डिमांड्स फुलफिल करने के लिए जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की डिमांड्स है ना, और मुस्लिम लीग की डिमांड्स, मैं अब उनको एक ही नाम लखनऊ पैक्ट दूंगा। लखनऊ पैक्ट में जो डिमांड्स रखी गई थी ना, उनको फुलफिल करने के लिए 1919 में एक एक्ट लाया गया। 1919 में जो एक्ट लाया गया उसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। क्योंकि इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें गवर्नमेंट में रिफॉर्म्स लाए थे। ठीक है ना, गवर्नमेंट में ही कुछ चेंज लाई थी, एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ चेंज लाई थी, तो तभी हम इसको नाम देते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। क्यों लाया गया था? ऑन द बेसिस ऑन द डिमांड्स पुट फॉरवर्ड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग इन द लखनऊ पैक्ट। ठीक है ना, आई होप कि आपको बैकग्राउंड अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम पहले देखेंगे कि लखनऊ पैक्ट में क्या क्या डिमांड्स थी, और डिमांड्स साथ साथ हम क्लियर करेंगे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का क्या रेस्पॉन्स रहा, कौन सी डिमांड फुलफिल हुई और कौन सी नहीं हुई। ठीक है ना, तो जो पहला ही पॉइंट हमारा निकल के आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में, वो इस तरह है कि पहली बार किसी एक्ट में प्रेम्बल देखने को मिला। ठीक है ना, जिस तरह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेम्बल है, पहली बार किसी एक्ट में प्रेम्बल देखने को मिला था। और इस प्रेम्बल में क्या लिखा था? इस प्रेम्बल में लिखा था कि रियलाइजेशन ऑफ रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। ठीक है ना, रियलाइजेशन, वही ना, रियलाइजेशन ऑफ रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया, या तो आप बोल सकते हैं कि जो अगस्त डिक्लेरेशन थी वो इस बार ऑफिशियली लिखी थी प्रेम्बल में। ठीक है ना, प्रेम्बल में, किसके प्रेम्बल में? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के प्रेम्बल में लिखा था कि अब क्या होगा, ग्रेजुअल रियलाइजेशन ऑफ रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया, इंडिया में रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट अब लाई जाएगी, उसके लिए कुछ स्टेप्स उठाए जाएंगे। यही तो अगस्त डिक्लेरेशन भी थी। हाँ सर, यही थी। तो ये लिखा था प्रेम्बल में। और उसके बाद और एक पॉइंट लेकिन ऐड था कि एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, कि रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट तो लाई जाएगी। समझ लेना इस बात को। क्या होगा? क्या बताया था प्रेम्बल में कि रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आएगी। रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट किसके लिए आएगी सर? इंडिया के लिए रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आएगी, लेकिन बट एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया ऑफ ब्रिटिश। ठीक है ना, ब्रिटिश एम्पायर। ठीक है ना, कि मतलब इंडिया में हम रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाएंगे, लेकिन जो इंडिया है वो इंटीग्रल पार्ट रहेगा ब्रिटिश एम्पायर का। मतलब क्या इसका? कि जो इंडिया है, इंडिया में जो भी गवर्नमेंट आएगी लोगों की ही गवर्नमेंट आएगी। सेल्फ रियलाइज, ये ना, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मतलब क्या है कि लोग खुद ही जो गवर्नमेंट चुनेंगे, ऑब्वियसली वो लोगों की, वो इंडिया की गवर्नमेंट होगी। इंडिया की गवर्नमेंट तो होगी, लेकिन ये गवर्नमेंट किसको रिपोर्ट करेगी? ब्रिटिश पार्लियामेंट को। ठीक है ना, ये गवर्नमेंट किसको रिपोर्ट करेगी? ब्रिटिश पार्लियामेंट को। और गवर्नमेंट किनकी होगी? इंडियंस की, क्योंकि ये रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। आई होप कि आपको ये पहला पॉइंट हमारा समझ आ गया होगा, जो कि हमारा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। चलते हम अपने अब दूसरे पॉइंट पे। ठीक है ना, यहां पे हमारा दूसरा पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट आप आराम से समझिएगा। ठीक है ना, दूसरा पॉइंट ये है कि पहले मैं आपको एडमिनिस्ट्रेशन का स्ट्रक्चर दिखाऊंगा। यहां पे क्या हुआ करता था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उस टाइम पे हमारे मोंटेगो थे, और हमारे उस टाइम के वाइसरॉय कौन थे? केम्सफोर्ड। वाइसरॉय कौन थे? केम्सफोर्ड। इसीलिए तो हम इसको बोलते हैं ना मोंटेगो केम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। किसको? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को दूसरा नाम बोलते हैं मोंटेगो केम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, क्योंकि तब का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हमारा मोंटेगो था और वाइसरॉय था केम्सफोर्ड। अब इधर पे जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है? दूसरा पॉइंट इस तरह है कि देखो, जो
सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, अगर हम आराम से देखेंगे ये है क्या असल में, इन रियल ये है क्या, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है क्या? एक पार्लियामेंट मेंबर है, एक पार्लियामेंट मेंबर है जो किधर बैठा है, ब्रिटेन में बैठा है, ठीक है ना, ब्रिटिश पार्लियामेंट में बैठा है, तो ये ब्रिटेन में बैठा है, ठीक है ना। और इसके साथ देखो क्या हुआ करता था, अगर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एक ऑफिस है, इसमें बहुत सारे इंडियंस होते थे, इंडियंस नहीं, आई एम सॉरी, हाउस ऑफ इंडिया उसको बोलते हैं हम, हाउस ऑफ इंडिया, हाउस ऑफ इंडियंस। हाउस ऑफ इंडियंस में क्या होता था, कुछ लोग होते थे जो कि एसओएस को हेल्प करते थे, ठीक है ना, इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया। लेकिन कहां बैठ ये सारे लोग जो है ना, ये कहां बैठे होते थे, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में बैठे होते थे। अब वाइसराय किधर था, वाइसराय इंडिया में बैठा होता था, ठीक है ना। अब यहां पे जो पहली डिमांड थी लखनऊ पैक्ट में, पहली डिमांड थी वो ये थी कि जो एसओएस, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, जो पार्लियामेंट मेंबर है ब्रिटिश गवर्नमेंट में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक पार्लियामेंट मेंबर है, उसकी सैलरी आप इंडियन फंड से क्यों दे रहे हो भाई, आप इंडियन फंड से क्यों दे रहे हो? अगर एडमिनिस्ट्रेशन आपकी चला रहा है, इंडिया में तो है नहीं, उधर चला रहा है, आपके पार्लियामेंट में बैठा है, आपका पार्लियामेंट का मेंबर है, तो इंडियन फंड से क्यों ये आप इसकी सैलरी जा रही है? तो अब क्या होता था कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, इसकी सैलरी किस में से जाती थी, इंडियन फंड्स में से, ठीक है ना। अब ये तो पूछा किसने, ये इंडियंस ने पूछा, किस में, लखनऊ पैक्ट में। लखनऊ पैक्ट में पहली डिमांड यही थी कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उसकी सैलरी सर इंडियन फंड्स में से नहीं जानी चाहिए, उसकी सैलरी आप ब्रिटिश फंड्स में से दो। तो इसका रेस्पॉन्स क्या आ गया, अब हम इसका रेस्पॉन्स देखेंगे। इसका रेस्पॉन्स इस तरह आ गया, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने बताया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बताया कि जो एसओएस है ना हमारा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये पहले काम क्या क्या करता है, पहले तो ये पॉलिटिकल काम करता है, इंडिया के पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव काम करता है कि नहीं, हाँ सर, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन काम इंडिया के करता है, और साथ ही साथ ये एम्बेसी वर्क भी करता है, एम्बेसी वर्क फॉर इंडिया करता है, ठीक है। तो यहां पे क्या बताया गया कि यहां पे बताया गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बताया कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, जो कि हमारा कैबिनेट मिनिस्टर है, एक तो वो पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर रहा है, दूसरा एम्बेसी वर्क कर रहा है। अब जो पॉलिटिकल काम कर रहा है, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हमारा कैबिनेट मिनिस्टर उधर पे है, ये पार्लियामेंट मेंबर का काम थोड़ी है, एम्बेसी वर्क पार्लियामेंट मेंबर का काम नहीं होता है, एम्बेसी एक अलग डिपार्टमेंट होता है एंड पार्लियामेंट अलग कुछ चीज है, ठीक है ना। पार्लियामेंट का काम अलग होता है, एम्बेसी का काम अलग होता है। लेकिन तब क्या होता था कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट दोनों कामों को देख लेता था। तो उन्होंने बताया, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बताया, एक तो ये एम्बेसी वर्क भी करता है, दूसरा पॉलिटिकल काम भी करता है, तो तभी हम इसकी सैलरी इंडियन फंड्स में से देते हैं, क्योंकि एम्बेसी वर्क ये इंडिया की करता है, पॉलिटिकल काम ये इंडिया का करता है लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए करता है, लेकिन एम्बेसी वर्क ये इंडिया का करता है और इंडिया के लोगों के लिए ही करता है, तभी इसका सैलरी जाता है इंडियन फंड से, ठीक है ना। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बताया कि अगर आप चाहते हो कि इसकी सैलरी इंडियन फंड से ना जाए, तो हम एक काम करते हैं, जो एसओएस है, एसओएस को हम खाली एक ही काम देते हैं, वो है पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन काम, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स, ये हम देते हैं एसओएस को, और इसकी सैलरी हम दे देंगे ब्रिटिश फंड्स में से। लेकिन जो एम्बेसी वर्क है उसका क्या रहेगा, उसका एक अलग ऑफिस खोला जाएगा, उसके लिए एक अलग ऑफिस खोला जाएगा, जिसको हम जिसका नाम रखा गया हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया। एक दूसरा ऑफिस खोला गया ब्रिटेन में, लंदन में एक और ऑफिस खोला गया, उसका काम रखा गया कि आप एम्बेसी वर्क करो, इंडियंस के लिए क्या करो, एम्बेसी वर्क करो, ठीक है ना। अब जो ये वर्क्स है ये डिवाइड किए गए, जो ये हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ये काम करते थे, इनको डिवाइड किया गया। तो एम्बेसी वर्क जब हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया करेगा, तो इसका पेमेंट किधर से, इसका सैलरी किधर से जाएगा, इंडियन फंड्स में से, ठीक है ना। तो ये था हमारा पहला प्रोविजन कि जो सेक्रेटरी ऑफ, इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको याद रखना है फिर तो आपको पढ़ना ही है, वरना तो आप इस तरह भी याद रख सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 4 दिन के बाद आपको वो दलील याद रहेगी। इसलिए अगर आप पहले ये सारी स्टोरी देख लोगे, उसके बाद आप बोलोगे कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की सैलरी जो है वो इंडियन फंड्स में से दी जाती थी, तो लखनऊ पैक्ट में पहला ही प्रोविजन था कि पहला ही जो कॉमन गोल था इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग का, वो ये था कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उसकी सैलरी इंडियन फंड्स में से नहीं बल्कि ब्रिटिश फंड्स में से जानी चाहिए। एंड हाँ, किसी हद तक ये डिमांड फुलफिल हो गई थी, क्योंकि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की फंडिंग अब कहां से हो रही थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट से। आई होप कि आपको ये पहली डिमांड समझ आ गई होगी, ठीक है ना। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट डिमांड, हम नेक्स्ट डिमांड देख लेते हैं। डिमांड कुछ इस तरह थी कि जो हमारी, देखो मैं लेजिस्लेशन की बात अगर मैं करूं तो लेजिस्लेशन की दूसरा जो पॉइंट है वो रिगार्डिंग टू लेजिस्लेशन है, ठीक है ना, लेजिस्लेशन।
दूसरी जो डिमांड थी लखनऊ पैक्ट में, वो लेजिस्लेशन के रिलेटेड थी। क्या बताया गया कि एडिशनल मेंबर्स जो है ना, आपको पता है, मैंने आपको समझा के रखा है लास्ट वीडियोस में, एडिशनल मेंबर्स जो हुआ करते थे, एडिशनल मेंबर्स शुड बी अराउंड 150, ठीक है ना। एडिशनल मेंबर्स की जो टोटल क्वांटिटी मतलब कितने मेंबर्स होने चाहिए वो 150 होने चाहिए। किसने बोला? ये लखनऊ पैक्ट ने बोला। लखनऊ पैक्ट है क्या, वो आपको मैंने समझाया। लखनऊ पैक्ट ने बोला कि एडिशनल मेंबर्स की जो काउंट है वो 150 होना चाहिए। लेकिन अगर हम इससे पहले की बात करेंगे तो एडिशनल मेंबर्स कितने हुआ करते थे? 16 to 60 हुआ करते थे। तो लखनऊ पैक्ट ने क्या बोला कि आप डबल कीजिए, आप 150 रख दीजिए, एडिशनल मेंबर्स को 150 रख दीजिए। असल में लखनऊ पैक्ट का इनका गर्ज क्या था? एडिशनल मेंबर्स इंक्रीज करने का मतलब क्या था? एडिशनल मेंबर्स इंक्रीज करने का मतलब ये था कि इंडियंस की मतलब एंट्री, इंडियंस ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस लेजिस्लेशन में आए, लॉ मेकिंग में ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस आए। क्योंकि अगर आपको पता है एडिशनल मेंबर्स, अगर एडिशनल मेंबर्स का स्ट्रक्चर आपको पता होगा, यहाँ पे कुछ ऑफिशियल्स होते हैं, यहाँ पे कुछ नॉन ऑफिशियल्स होते हैं, और नॉन ऑफिशियल्स में मेजरली इंडियंस होते हैं। अब ठीक है ना। अब जब लखनऊ पैक्ट ने बताया कि एडिशनल मेंबर्स की आप काउंट इंक्रीज कर दो, 150 रख दो, तो जाहिर सी बात है कि इंडियंस ऐड होंगे, इंडियंस ज्यादा से ज्यादा ऐड होंगे लॉ मेकिंग में, ठीक है ना। तो ये लखनऊ पैक्ट की डिमांड थी, या हम बोलेंगे कि ये इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग की डिमांड थी। और साथ ही साथ ये तो एक डिमांड थी, हम तीसरी डिमांड भी इधर पे लिखूंगा, और तीसरी डिमांड भी हम इसी के साथ क्लियर करेंगे। मैं अभी क्लियर कराता हूं। तीसरी डिमांड ये थी कि जो आप ये 150 मेंबर्स ला रहे हो, ठीक है ना। पहले दूसरी डिमांड तो थी कि लेजिस्लेशन में आप एडिशनल मेंबर्स में 150 को लाओ, आप एडिशनल मेंबर्स की काउंट 150 कर दो। तो अब तीसरी डिमांड ये थी कि अब जो ये 150 होंगे, 1/3 इसके 1/3 मुस्लिम्स होने चाहिए। इसके कौन? 1/3 मुस्लिम्स होने चाहिए, ठीक है ना। तो मतलब एक तो 150 में 75, सॉरी मैं बोलना भूल गया था, 75 इंडियंस होने चाहिए, और इन 75 में, इन 75 में 1/3 मुस्लिम्स होने चाहिए, ठीक है ना। वो अगर आप 75 डिवाइड बाई 3 करोगे तो वो आपको निकल जाएगा, अगर आप मैथमेटिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है ना। तो मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि लखनऊ पैक्ट की दूसरी और तीसरी डिमांड क्या थी। दूसरी डिमांड ये थी कि जो लेजिस्लेशन है हमारा, जो लॉ मेकिंग है, उसमें हमारी जो एडिशनल मेंबर्स है उनको 150 कीजिए। 150 करने का मतलब क्या है कि उनका गर्ज था, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग है, उनका गर्ज था कि इंडियंस की पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाए। सिंपल, इंडियंस की पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाए लॉ मेकिंग में। तो उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने बताया 150 कर दो। अब तीसरी डिमांड क्या है? आउट ऑफ दैट 150, 75 मस्ट बी इंडियंस, 75 मस्ट बी इंडियंस, एंड आउट ऑफ दो 75, 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडियंस मस्ट बी मुस्लिम्स, ठीक है ना। ये डिमांड थी लखनऊ पैक्ट की, ये डिमांड थी लखनऊ पैक्ट की। अब हम देखते हैं कि इसके इस रिलेटेड क्या किया गया। तो इन दोनों डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया? इंट्रोड्यूस किया। याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंट्रोड्यूस किया, क्या इंट्रोड्यूस किया? बाई कैमरलिज्म। बाई कैमरलिज्म, जिस तरह आज हमारा जो पार्लियामेंट है, उसमें अगर ये पार्लियामेंट है, अपर हाउस एंड लोअर हाउस है, अपर हाउस है एंड लोअर हाउस है, लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा मीन्स लोअर हाउस, राज्यसभा मीन्स अपर हाउस। मैं आपको पहले आज ये दिखाऊंगा। ये हमारा पार्लियामेंट है, ये हमारा प्रेसिडेंट इधर पे बैठा है, ये हमारा अपर हाउस है, ये हमारा लोअर हाउस है, ये हमारा है लोकसभा, ये हमारा है राज्यसभा, ये हमारा है प्रेसिडेंट, ठीक है ना। यहां पे अगर मुझे लॉ बनाना होगा, मुझे एक बिल लोकसभा में एंटर करनी है, लोकसभा से वो पास होगी, अगर अगर उसको वोटिंग से जीतेगी, उसके बाद वो जाएगी राज्यसभा में, राज्यसभा में भी पास होगी, उसके बाद वो प्रेसिडेंट में जाएगी, लास्ट में प्रेसिडेंट साइन करेगा और लॉ बनेगा, ठीक है ना। ये है आज का मतलब लेजिस्लेशन, ठीक है ना, लॉ कैसे बनता है। अगर हम तब की बात अगर हम करेंगे, जो हमारे लखनऊ पैक्ट में डिमांड्स थी, उनको कंप्लीट करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बाई कैमरलिज्म इंट्रोड्यूस किया। बाई कैमरलिज्म क्या है? यही सर जो मैं अभी तक बता रहा था कि लोकसभा, राज्यसभा, जिस तरह हमारा बाई कैमरलिज्म है, ये इंट्रोड्यूस कब किया गया था? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में इंट्रोड्यूस किया गया था। और तब क्या हुआ था? तब जिस तरह हमारा लोकसभा एंड राज्यसभा है, दो बॉडीज बन गई थी, दो ग्रुप्स, जो हमारा पार्लियामेंट है, जिस तरह आज डिवाइड है, उस टाइम पे डिवाइड किया गया था इन 2 हाउसेस। पहले हाउस का नाम रखा गया लेजिस्लेटिव, याद रखना, लेजिस्लेटिव असेंबली, और दूसरे हाउस का नाम रखा गया हमारा काउंसिल ऑफ स्टेट्स। सेम जिस तरह आज राज्यसभा, लोकसभा है, उसी तरह उस टाइम पे पार्लियामेंट ही मैं बताऊंगा, पार्लियामेंट नाम से मैं बताऊंगा कि बाई कैमरलिज्म हुआ था ना। बाई कैमरलिज्म में 2 हाउसेज आए गए थे, लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो
अब अगर मैं इसका टोटल पॉपुलेशन बताऊंगा ना, इसमें टोटल पॉपुलेशन कर दी गई थी हमारी 205। कितनी कर दी गई थी टोटल पॉपुलेशन हमारी? कर दी गई थी 205। इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो लखनऊ पैक्ट में डिमांड कर रहे थे, वो डिमांड कर रहे थे 150 होने चाहिए, एडिशनल मेंबर्स 150 होने चाहिए। लेकिन यहां पे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 205 कर दिए, ठीक है ना? क्या कर दिया? 205। अब 205 किस तरह कर दिया? यहां पे अगर हम देखेंगे 145 लेजिस्लेटिव असेंबली, जो हमारा एक हाउस था जिसको हम बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, एक हाउस था, उसमें 145 मेंबर्स रखे, और दूसरा जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स है उसमें हमारे 60 मेंबर्स रखे। ये दोनों एड अप करके कितने बन जाते हैं हमारे? 205। दैट मींस कि टोटल मेंबर्स कितने थे? 205। तो हाँ, जो ये दूसरी डिमांड थी कौन सी, 150 मेंबर्स लाओ एडिशनल मेंबर्स, ये किसी ना किसी तरीके में एक्सेप्ट हो गई थी, ठीक है ना? अब तीसरा पॉइंट क्या है कि 1/3 पॉपुलेशन कर दो मुस्लिम्स की, ठीक है? तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जो 1/3 पॉपुलेशन है ये भी कंप्लीट हो गई थी, ये भी, हाँ, ये भी एक्सेप्ट की गई थी कि जो आउट ऑफ जो मेंबर्स टोटल में रखे गए थे उनमें से 1/3 पॉपुलेशन मुस्लिम्स की भी रखी गई थी। अब ये तो है, अभी तक हम पढ़ रहे थे जेकेएसएसबी का, लेकिन अभी भी और कुछ पॉइंट्स है लास्ट में। पहले मैं ये सारा कुछ स्ट्रक्चर जो है ना, ये मैं बाइकैमरलिज्म जो है ना, ये मैं बाइकैमरलिज्म थोड़ा सा डिस्कस और करूंगा, क्योंकि मे बी इन फ्यूचर, अभी तो जेकेएसएसबी इस बारे में क्वेश्चन नहीं पूछता है, जो मैं अब पढ़ाने वाला हूं ना, इस बारे में जेकेएसएसबी क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन मे बी आने वाले टाइम में मत पूछेगा। तभी मैं इसके रिलेटेड थोड़ा मैं एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा मैं इलॉबरेट करूंगा कि जो हमारा लेजिस्लेचर जो है हमारा, या इसको हम सेंट्रल लेजिस्लेचर बोलते हैं, सेंटर पे जो लॉ बनते हैं ना, उसमें क्या हुआ था। मैंने क्या बताया था? बाइकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस हो गया था। बाइकैमरलिज्म में क्या हो गया था कि लेजिस्लेटिव असेंबली बनी थी, लेजिस्लेटिव असेंबली बनी थी। लेजिस्लेटिव असेंबली कितने मेंबर्स थे? 145, या उसी को हम दूसरा नाम देते हैं लोअर हाउस, इसको हम नाम देते हैं दूसरा लोअर हाउस। और दूसरा बाइकैमरलिज्म जो हुआ था, दूसरा हाउस कौन सा बना था हमारा? काउंसिल ऑफ स्टेट्स। काउंसिल ऑफ स्टेट्स में कितने मेंबर्स थे हमारे? 60 मेंबर्स। अब ध्यान रखिएगा, अब मैं लिखूंगा, आप देखेंगे, ठीक है ना? अब ये थोड़ा ड्राई सेक्शन है तो आपको, लेकिन ये पढ़ना जरूरी है। एक पॉइंट इसमें निकालना है हमें, उसके लिए आपको ये पढ़ना जरूरी है। अब वो पॉइंट क्या है? देखो, जो हमारे लेजिस्लेटिव मेंबर्स थे, लेजिस्लेटिव असेंबली थी जिसको हम लोअर हाउस बोलते हैं, या काउंसिल ऑफ स्टेट्स दूसरा हाउस था जिसको हम अपर हाउस बोलते हैं। इसको मैं इधर पे लिखना चाहूंगा, अपर हाउस। अगर आप नोट बना रहे हैं तो नोट कंटिन्यू साथ साथ बनाए रखिए और इनको भी पॉइंट आउट कीजिए। अब जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, इसमें जो मेंबर्स है ये कहां से आते थे? सर, इसमें मेंबर्स इलेक्टेड होते थे और नॉमिनेटेड होते थे। इलेक्टेड और नॉमिनेटेड आप समझ रहे होंगे। और काउंसिल ऑफ स्टेट्स में भी जो 60 मेंबर्स है, इसमें से भी कुछ मेंबर्स इलेक्टेड होते थे, कुछ मेंबर्स नॉमिनेटेड होते थे, ठीक है? अब जो इलेक्टेड मेंबर्स होते थे, मैंने आपको पहले बताया 145 ये होते हैं, 60 ये होते हैं। अब जो इलेक्टेड मेंबर्स थे वो थे 104 इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, या अगर मैं लोअर हाउस की बात करूंगा, और जो नॉमिनेटेड मेंबर्स थे वो थे 141। और इसी तरह अगर मैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स की बात करूंगा, यहां पे इलेक्टेड मेंबर्स थे 33 और नॉमिनेटेड मेंबर्स थे 27, ठीक है? अब ये कहां कहां से आते हैं, एक बारी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा तो बस खत्म हो जाएगा, बस आप देखिएगा, ठीक है? तो यहां पे जो इलेक्टेड मेंबर्स आते थे ना, इसमें से 52 की अगर मैं बात करूं वो जनरल कैटेगरी से आते थे, 30 मुस्लिम्स आते थे, ठीक है? और यहां पे अगर मैं बात करूंगा 9 सीट्स यूरोपियंस के लिए रखी गई थी और 7 सीट्स लैंडलॉर्ड्स के लिए रखी गई थी। 4 सीट्स हमारी इंडियन कॉमर्स से आती थी, इंडियन कॉमर्स अगर आपको पता होगा, और 2 सीट्स रखी गई थी 6 के लिए। और यहां पे हमने क्या देखा? तो यहां पे मैंने देखा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में जो बाइकैमरलिज्म सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था, इसमें 6 के लिए भी 2 सीट्स रखी गई थी। दैट मीन्स कि सेपरेट इलेक्टोरेट 6 को भी दिया गया था, ठीक है? ये पॉइंट एक इंपॉर्टेंट बनता है इधर पे कि जो 1919 का जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, जो कि जिसको हम मोंटेगो कमिन्स-फोर्ड रिफॉर्म्स भी बोलते हैं, उसमें से जो बाइकैमरलिज्म लाया गया था, जो कि लॉ मेकिंग में, जो कि लेजिस्लेशन में हमारा बाइकैमरलिज्म सिस्टम आया था, उसमें 6 को भी एक सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था। तो ठीक है, छोड़िए इस बात को, लेक्चर ज्यादा लंबा हो रहा है। अब नॉमिनेटेड की बात करते हैं, 41 नॉमिनेटेड थे ना, 41 नॉमिनेटेड में हमारे हुआ करते थे, अगर हम 26 की बात करेंगे, 26 ऑफिशियल्स हुआ करते थे एंड 15 नॉन ऑफिशियल्स। या आपको नंबर से याद रखने की जरूरत नहीं, आप बस इधर पे देखिए कि कैसे क्या हुआ था, ठीक है ना? ये तो हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली का। इसी तरह अगर मैं हमारा काउंसिल ऑफ स्टेट्स की बात करूंगा, या जिसको हम दूसरा नाम देते हैं अपर हाउस, उसमें से इलेक्टेड मेंबर जो थे, इलेक्टेड मेंबर्स कितने थे? 33। और ये 33 कहां से आते थे? 15 जनरल, 11 मुस्लिम्स, हमारे 3 यूरोपियंस के लिए सीट्स थे,
3 आते थे चैम्बर ऑफ कॉमर्स, कहाँ कहाँ से आते थे? बंगाल, BBB इसको हम बोलते हैं, बंगाल, बॉम्बे एंड बर्मा। बंगाल, बॉम्बे एंड बर्मा से 3 मेंबर्स आते थे, इलेक्ट किए जाते थे, एंड एक सिख आता था। इधर भी सिख्स के लिए एक सीट रखी गई थी, किधर पे? काउंसिल ऑफ स्टेट्स, या जिसको अपर हाउस बोलते हैं। और इधर पे जो 27 ऑफिशियल्स है, इसमें से क्या होता था कि 17 इसमें से ऑफिशियल्स हुआ करते थे जो नॉमिनेट 27 जो नॉमिनेट होते थे, उसमें से 17 ऑफिशियल्स हुआ करते थे एंड 10 नॉन ऑफिशियल। ये सारा डेटा आपको डे के एसएसबी के लिए जरूरत नहीं है, लेकिन अब इससे जो कंक्लूजन निकलेगा ना, वो जरूरत है। अब वो क्या है कंक्लूजन की? अगर मैं बात करूं, पहले तो आपको ये सारा दिखना चाहिए। आई होप आपने नोट डाउन भी किया होगा। आई होप आपको सारा दिख रहा होगा कि मेंबर्स किसमें कितने हैं। अब अगर मैं टोटल इलेक्टेड मेंबर्स की बात करूंगा, टोटल इलेक्टेड मेंबर्स, इलेक्ट होके कितने आते थे टोटल इलेक्टेड मेंबर्स? 104 प्लस 33, यही है ना? 104 प्लस 33 दैट इज 137 टोटल इलेक्टेड मेंबर्स होते थे। टोटल अगर मैं यूरोपियंस की बात करूंगा, इलेक्टेड यूरोपियंस, टोटल इलेक्टेड यूरोपियंस, यूरोपियंस कितने आते थे टोटल इलेक्टेड? 9 इधर पे है एंड 3 इधर पे, ठीक है ना? 9 3 12 टोटल यूरोपियंस से जो कि इलेक्ट होके आते थे। अब बात यह है कि इंडियंस के लिए, इंडियंस कितने इलेक्ट होके आते थे? इंडियंस कितने इलेक्ट होके आते थे, कितने सीट्स थे? या अगर आप लिखेंगे, आप लिखो टोटल इलेक्टेड सीट्स फॉर इंडियंस। टोटल इलेक्टेड सीट्स फॉर इंडियंस कितने थे? टोटल तो 137 थे, 137 इन टोटल थे। यूरोपियंस के लिए 12 थे, तो 137 को 12 माइनस करो, 125 बचते हैं। 125 किन के लिए थे? 125 वो सीट्स थे जो कि इंडियंस के लिए थे, ठीक है ना? अब इधर पे एक पॉइंट बनता है, ये पॉइंट मैं आपको इधर पे बताऊंगा। 125 सीट्स हमने देखा टोटल इलेक्टेड सीट्स थे, किनके लिए? इंडियंस के लिए। अब इन इंडियंस में जब 125 सीट्स इंडियंस के लिए थे, तो इसमें से 41 मुस्लिम्स के लिए थे, 41 मुस्लिम्स के लिए थे, क्योंकि 1/3 जो रूल है हमारा वो इधर पे सेटिस्फाई होता है कि 125 मुस्लिम्स थे, 125 इंडियंस थे एंड 41 मुस्लिम्स थे। दैट इज जो लखनऊ पैक्ट में जो हमने डिमांड पड़ी थी, जो हमने लखनऊ पैक्ट में डिमांड पड़ी थी, आई एम सॉरी मैं इधर चला गया, मुझे नहीं दिख रहा। तो नहीं, क्या मैं क्या बता रहा था कि लखनऊ पैक्ट में हमने एक डिमांड पड़ी थी, डिमांड में हमने देखा था कि क्या क्या डिमांड की थी। दूसरी डिमांड क्या हुई थी? दूसरी और तीसरी डिमांड जो मैंने एक साथ बताई थी, हाँ इधर पे मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था कि लेजिस्लेशन में जो एडिशनल मेंबर्स हैं उनकी जो काउंट है 150 होना चाहिए। अभी तक क्या था? 60 था। अब लखनऊ पैक्ट में बताया गया कि 150 होना चाहिए, लेकिन लाए कितने गए? लाए गए 205, ठीक है ना? तो सेटिस्फाई हो गया। दूसरा बताया गया था कि आउट ऑफ 150 एडिशनल मेंबर 75 मस्ट बी इंडियंस एंड 1/3 ऑफ दैट पॉपुलेशन मस्ट बी मुस्लिम्स। लेकिन यहां पे 75 इंडियंस के बजाय 125 इंडियंस को लाया गया, और 125 इंडियंस में से 1/3 पॉपुलेशन जो कि 41 आता है हमारा, वो मुस्लिम्स के लिए रखी गई थी वो सीट्स। तो ये सारी जो कंडीशंस हैं लखनऊ पैक्ट की, मैं बता सकता हूं कि लखनऊ पैक्ट की जो भी कंडीशंस है वो फुलफिल हो गई थी। किसमें? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में, या जिसको हम दूसरा नाम बोलते हैं मोंटेगो केम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, ठीक है? तो अभी तक तो आई होप कि आपको ये सारा समझ आ गया होगा। तो थी हमारी बाइकैमरलिज्म की बात। आई होप कि बाइकैमरलिज्म आपको अच्छे से समझ आ गया। 2 हाउसेस लाए गए थे, लेजिस्लेटिव असेंबली एक हाउस एंड काउंसिल ऑफ स्टेट्स हमारा दूसरा हाउस लाया गया था। तो इसी तरह ये जो लॉ मेकिंग थी ना, अब मैं आपको थोड़ा सा इधर पे बताता हूँ। देखो क्या होता है उधर। तब क्या था? तब इंडिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने पोजेशंस बना के रखी थी, और उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट खुद आई रूल करने। ब्रिटिश गवर्नमेंट जब खुद रूल करने आई, तो इधर पे क्या हुआ करता था कि जो ये प्रोविंस है, ये प्रोविंस है, ये एक प्रोविंस है, मान के चलो यही 3 प्रोविंसेस है, मान के चलो। अब इन 3 प्रोविंसेस में लॉज बनते हैं। क्या बनते हैं? लॉज। एक तो प्रोविंसेस पे भी लॉ बनते हैं, दूसरा सेंटर पे भी लॉ बनते हैं, सेंटर पे भी लॉ बनते हैं। इसको हम बोलते हैं सेंट्रल लेजिस्लेचर, इसको हम बोलते हैं प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। सेंट्रल लेजिस्लेचर में हमने क्या देखा? सेंट्रल लेजिस्लेचर में हमने देखा कि बाइकैमरलिज्म हुआ था, ठीक है ना? अब अभी हम देखेंगे कि जो हमारा प्रोविंशियल लेजिस्लेचर है उसमें क्या हुआ था। लेकिन अब क्या मसला था? पहले मैं लेजिस्लेचर की बात अगर मैं और करूंगा ना, देखो क्या हुआ था कि जो इधर पे लॉ बन रहा था ना, एक तो सेंट्रल लॉ। सेंट्रल लॉ क्या होता है? अगर मैं सेंट्रल लॉ को पहले डिफाइन करूं, सेंट्रल लॉ वो लॉ होता है जो कि एक पूरे कंट्री के लिए लॉ बनाया जाएगा। एक पूरे कंट्री के लिए एक जो लॉ बनाया जाएगा उसको हम बोलते हैं सेंट्रल लॉ, और जो ये बनाएगा उसको बोलते हैं सेंट्रल लेजिस्लेशन, ठीक है ना?
अब यहाँ पे एक प्रोविंस है, यहाँ पे एक प्रोविंस है, यहाँ पे एक प्रोविंस है, यहाँ पे एक प्रोविंस है एक कंट्री में। तो ये जो सेंट्रल लॉ है ये इधर भी एप्लीकेबल होगा, ये इधर भी एप्लीकेबल होगा, इधर भी, इधर भी। अब लेकिन अगर मैं बात करूंगा 1861 में क्या हुआ था, 1861 में क्या हुआ था कि 1861 में प्रोविंसेस है ना, जो प्रोविंसेस है, अगर ये ए बी सी डी कोई भी प्रोविंस है, प्रोविंसेस को बोला गया था कि आप अपने लिए लॉ बनाओ, मतलब प्रोविंशियल लेजिस्लेचर बनाया गया था। कब? 1861 में, याद रखिएगा। 1861 में प्रोविंसेस को बताया गया कि भाई आप एक काम करो, आप अपने लिए लॉ बनाओ। तो एक तो लॉ यहां पे प्रोविंसेस ऑलरेडी बना रहे हैं, अब सेंटर भी लॉ बना रहा है। तो लॉ कौन बना रहा है? दो बॉडीज बना रही है। कौन कौन? सेंटर भी लॉ बना रहा है एंड प्रोविंसेस भी लॉ बना रहे हैं। तो इधर पे क्या हुआ करता था कि कॉन्फ्लिक्ट्स एज यूजुअल, जहां पे भी बरादरी होगी वहां पे कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। तो ये जो लॉ बना रहे थे, सेंटर को नहीं पता था कि मैं किस पे लॉ बनाऊं, और प्रोविंसेस को नहीं पता था, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को नहीं पता होता था कि अब सेंटर को कहां पे लॉ बनाना है और मुझे कहां पे लॉ बनाना है। तो कॉन्फ्लिक्ट्स तो अराइज होंगे। हाँ सर, कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होंगे। तो इन कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉर्ट आउट करने के लिए, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 एक्ट है, उसने क्या किया? उसने क्या? बाइकैमरलिज्म डायरची लाया। ठीक है, प्रोविंसेस पे, प्रोविंशियल लेवल पे इंट्रोड्यूस किया गया। मैं इधर पे लिखूंगा प्रोविंशियल लेवल पे क्या इंट्रोड्यूस किया गया? डायरकी। सर डायरकी क्या होता है? डायरकी का मतलब होता है डबल गवर्नमेंट। डबल गवर्नमेंट। अब ये कैसे? अब सर ये क्या बता रहे हैं आप, और ये कैसे होता है? देखो क्या होता है। देखो मैंने क्या बताया, सेंटर वाज कंफ्यूज्ड कि वो लॉ किस पे बनाएगा, और प्रोविंसेस कंफ्यूज हो गए कि लॉ किस पे बनाएंगे। अब बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिस पे लॉ बनाने हैं। अब बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिस पे लॉ बनाने। सब्जेक्ट्स व्हाट आई मीन, मान के चलो डिफेंस पे कोई लॉ बनाना है। डिफेंस पे कोई लॉ बना है कि अब हमें रशिया से इतना लेना है, ये तो कोई लॉ बनाना है। या तो रेवेन्यू पे कोई लॉ बनाना है कि अब जीएसटी 23% ही रहेगा। ठीक है ना, ये एक लॉ बनाना है। अब इसी तरह बहुत सारे सब्जेक्ट्स थे जिस पे लॉ बनाने थे। तो अब क्या किया गया? अब सब्जेक्ट्स को ही डिवाइड किया गया। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में क्या हुआ कि सब्जेक्ट्स को ही डिवाइड किया गया कि भाई आप एक काम करो, सब्जेक्ट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करो। एक का नाम रखो सेंट्रल सब्जेक्ट्स, दूसरे का नाम आप रखो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स। अब ये क्या बुलाया है? देखो कि बात क्या है, जो सेंट्रल सब्जेक्ट्स है ना, सेंट्रल सब्जेक्ट्स में एग्जांपल मैं डिफेंस की बात करूंगा, जिसमें ना पूरे ऑल ओवर द इंडिया में लॉ बनेंगे। डिफेंस ये ऑल ओवर द इंडिया के लिए है, रेवेन्यू ऑल ओवर द इंडिया के लिए है। ठीक है ना, इन मामलों पे कौन लॉ बनाएगा और इन मामलों पे कौन लॉ बनाएगा वो हम देखेंगे। ठीक है ना। अब क्या हुआ, सेंट्रल सब्जेक्ट्स अलग किए गए जिस पे सेंट्रल लॉ बनाएगा, इस पे सेंट्रल लॉ बनाएगा, और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स अलग किए गए जिसमें से प्रोविंसेस लॉ बनाएंगे। लेकिन इधर प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स है ना, इसको फर्दर क्लासिफाई किया गया रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स। ये सारा कुछ आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने फिर से बताया कि जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा आपको स्टोरी याद नहीं रहेगी, आपको चीजें याद नहीं रहेंगी। एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट्स। ट्रांसफर सब्जेक्ट्स क्या हुआ कि जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स है, प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स मतलब जो प्रोविंसेस में कोई भी लॉ बनाना होगा, जो सब्जेक्ट होगा उनको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया। एक तो रिजर्व सब्जेक्ट्स, दूसरा ट्रांसफर सब्जेक्ट्स। अब रिजर्व सब्जेक्ट्स पे लॉ कौन बनाएगा? गवर्नर, जो उधर पे होता था गवर्नर। एंड प्रोविंसेस में तो गवर्नर हुआ करता था ना, हर एक प्रोविंस में अपना अपना गवर्नर हुआ करता था। एक तो जो गवर्नर होगा वो लॉ बनाएगा, उसके साथ जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वो लॉ बनाएगी। गवर्नर प्लस एग्जीक्यूटिव काउंसिल कहां पे लॉ बनाएगी? रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स में। किन के रिजर्व सब्जेक्ट्स में? प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स जो हमारे हैं उनके रिजर्व सब्जेक्ट्स में लॉ कौन बनाएगा? गवर्नमेंट प्लस एग्जीक्यूटिव काउंसिल। और जो ट्रांसफर सब्जेक्ट्स है इसमें लॉ बनाएगा एक तो गवर्नर तो ऑब्वियसली है ही, क्योंकि गवर्नर तो प्रोविंस को वही करता है। गवर्नर प्लस इंडियन मिनिस्टर्स। ठीक है ना, ये दलीलें आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, खाली अगर आप ये चीजें याद रख सकते हो तो दैट इज वेल एंड बेटर। इसी चीज को हम नाम देते हैं डबल गवर्नमेंट। आप इसको एक, ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है, इसको 1-2-3 बार रिवाइज कीजिएगा। आई होप कि आपको चीजें अच्छे से समझ भी आ जाएंगी और याद भी रहेंगी। ये इसका मतलब था ड्यूअल गवर्नमेंट। तो ड्यूअल गवर्नमेंट मतलब डायरकी। तो मैंने क्या बताया, तो क्या आप समझ गए कि जो प्रोविंशियल लेवल है, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर है, जो प्रोविंसेस पे लॉ मेकिंग थी, उसमें क्या किया गया? डायरकी इंट्रोड्यूस की गई।
डायआर्की इंट्रोड्यूस की गई या डबल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस की गई? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, जेकेएसएसबी ने पूछा है, एसएससी ने भी पूछा है कि डबल गवर्नमेंट कब इंट्रोड्यूस की गई थी या डायआर्की कब इंट्रोड्यूस की गई थी? 1919 में इंट्रोड्यूस की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में, लेकिन किस पे? प्रोविंशियल लेजिस्लेटर पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रोविंशियल लेजिस्लेटर पे क्या इंट्रोड्यूस हो गया था? डायआर्की। सेंट्रल लेजिस्लेचर पे बाइकैमरलिज्म हुआ था, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर पे डायआर्की हुआ था। इसको सुबह शाम खाने पीने के बाद याद कीजिएगा कि प्रोविंशियल लेजिस्लेचर पे क्या हुआ था कि, और हमारे सेंट्रल लेजिस्लेचर में क्या हुआ था। ये सारी चीजें तो हो गई। अब हम और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे इन द किसमें, हमारे 1919 के एक्ट में, जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में, इसमें और क्या इंपॉर्टेंट चीजें हुई। और एक इंपॉर्टेंट बात ये होगी कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया था ना, इसको सुपरवाइज करेगा, सुपरवाइज नहीं, सुपरवाइज बोलना ठीक नहीं रहेगा, इसकी वर्किंग जो है ना, इसकी वर्किंग को रिव्यू किया जाएगा। मतलब कि ये काम अच्छे से कर रहा है, गवर्नमेंट अच्छे से चल रही है, सारा कुछ अच्छे से चल रहा है, ये इसके कामकाज देखने के लिए एक कमीशन लाया जाएगा। आफ्टर आई गेस 20 ईयर्स, नहीं 10 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स एक कमीशन लाया जाएगा, ठीक है ना। आफ्टर 10 ईयर्स एक कमीशन लाया जाएगा जो कि देखेगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो हमने इंट्रोड्यूस किया, इसका काम कैसा चल रहा है। और उस कमीशन का नाम दिया गया साइमन कमीशन। साइमन कमीशन। तो अगर 1919 में हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, इसके काम काज देखने के लिए एक कमीशन आएगी, साइमन कमीशन। कब आएगी? 10 साल बाद। तो वो कब आनी चाहिए? 1929 में आनी चाहिए कि नहीं? हाँ सर, 1929 में साइमन कमीशन आनी चाहिए। लेकिन अब आप गालियां नहीं दे मुझे, आप बताएंगे कि साइमन कमीशन 1927 में ही आया है ना। साइमन कमीशन पहली बार इंडिया में 1927 में ही आया, लेकिन आना कब था? 1921 में, 29 में। इसके भी कुछ रीजंस है, इसके भी कुछ रीजंस है। असल में साइमन कमीशन को क्या करना था? साइमन कमीशन को देखना था कि ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है, ये अच्छे से काम कर रहा है, इसका रिपोर्ट देखना था। तो ग्राउंड लेवल इनको चेक करना था कि सारी चीजें अच्छे से चल रही थी। वो 10 ईयर्स बाद आता, लेकिन इधर पे वो 1927 में ही आता है, 1929 में आने वाला था। तो इधर पे भी कुछ प्रॉब्लम्स है, वो हम साइमन कमीशन में देख लेंगे। इधर पे हमें क्या देखने की जरूरत है? तो मेरा गर्ज था कि एक कमीशन इंट्रोड्यूस किया गया जो कि काम को रिवाइज करेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में जो भी काम हो रहे हैं उनको रिवाइज करने के लिए एक कमीशन लाया गया था। एक तो ये हो गया। दूसरा, इलेक्टेड मेंबर्स की बात मैंने की, तो आप समझ सकते हैं कि डायरेक्ट इलेक्शंस इंट्रोड्यूस किए गए थे, डायरेक्ट इलेक्शंस इंट्रोड्यूस किए गए थे। दूसरा पॉइंट आप लिखिए नोट्स में। और तीसरा पॉइंट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। ये 3 और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में किए गए थे। मेरा आप सर थोड़ा सा दुखने लगा है। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। प्लीज आप, मुझे पता है कि ये वन ऑफ द मोस्ट बोरिंग वीडियो है। बोरिंग एक्चुअली बोरिंग है नहीं, लेकिन इन लेंथिएस्ट है, ठीक है ना। आउट ऑफ ऑल दोज एक्ट्स बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रेम्ड, उनमें से ये थोड़ा सा लेंथी है। तो इसको समझने के लिए एक थोड़ा सा दिमाग को काम होने की जरूरत है। वो आप प्लीज आप इसको, मैं बताता हूं कि एट लीस्ट आप 3 से 4 रिविजन्स कीजिएगा, तब जाके आपको अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।